हेलो 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 हेलो। सिस्टम तो सारा ऑन है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बताइए। आवाज आ रही है? आवाज आ गई? सिस्टम सबका सब ऑन था, पता नहीं कुछ कुछ ग्लिच हुआ है। कुछ ग्लिच हुआ है। अभी आ रही है? अभी बताओ, अभी आवाज आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? अभी आवाज आ रही है? बताइए। अरे रुक जाओ भाई, ये बताओ आ गई आवाज? हाँ। यस, आ गई है। चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है मेरे भाई। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ गई आवाज़। वो कुछ ग्लिच आ गया था, उसकी वजह से ऐसा हो गया था। मैं बोल रहा था नमस्कार, वो तो आपने सब देख ही लिया होगा। मैं बोल रहा था, हालांकि मैंने बहुत अच्छी भूमिका बनाई थी, पर पता नहीं क्या हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हो जाता कई बार, इसीलिए तो लाइव सेशन होते हैं। इसीलिए लाइव सेशन होते हैं कि आपका इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़े और आपको हाथ के हाथ सब चीज़ें समझ में आए, आपको साथ के साथ पढ़ने का रहे। और अगर कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो आपके माध्यम से तुरंत वह पता लग जाए। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया, और क्रिया के अंतर्गत हमने अभी तक 2 कक्षाएं पढ़ी हैं, जिसमें हमने अभी तक क्रिया को अच्छे से समझा। उसके बाद कर्म के आधार पर जो क्रिया है, सकर्मक और अकर्मक, उसमें भी सकर्मक में भी एक कर्मक और द्विकर्मक को अच्छे से समझने के बाद हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम प्रयोग के आधार पर क्रियाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अंतिम कक्षा में हमने देखा था प्रेरणार्थक क्रिया को। और प्रेरणार्थक क्रिया को समझने के बाद अब हम आगे जाएंगे पूर्वकालिक क्रिया पर। ये बड़ी प्यारी क्रिया है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पिछले हफ्ते आपकी 2 क्लास डिस्टर्ब हुई। एक तो पता नहीं किस कारण से, और एक शुक्रवार वाली क्लास डिस्टर्ब हुई। तो वो शुक्रवार वाली क्लास डिस्टर्ब होना थोड़ा सा लाजमी भी था, क्योंकि आपको पता है मैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में लॉ का सेक्शन देख रहा हूँ, मूल विधि वाला। और वो परीक्षा सामने आ गई है, तो वहां पर बच्चों को अब मैराथन्स की नीड है। तो वो मैराथन्स चल रही हैं, तो आप अन्यथा ना माने, ऐसा होता ही है। ठीक है, बट आप चिंता ना करें, हम बिल्कुल समय से अपना कोर्स पूरा कर लेंगे, और कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना भी आपको नहीं करना पड़ेगा। चलो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया। क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? क्रिया। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल ऐसे ही चलने दीजिए जैसे क्लास चल रही है, और कुछ कह रहे हैं कि इसको जल्दी जल्दी निपेटिए। तो बाबू, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और एक क्लास जल्दी खत्म कर ली, तो फिर वो ना होने के बराबर है। मूल बात यह है कि हमको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखो, जैसे हम प्रयोग के आधार पर क्रिया पढ़ रहे हैं, तो दूसरी क्रिया हम यहां पर लिखते हैं। कौन सी दूसरी क्रिया? हम लिखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। बहुत ध्यान से समझें, आप समझने पर ध्यान दो। आप को जब तक मैं पढ़ाऊंगा, आप पिछला सारा पढ़ते जाएंगे, रिवीजन आप लोग करते रहो। आप हिंदी में 37 में 37 प्राप्त करेंगे, बस आप मेरे साथ गंभीरता से लगे रहो। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं। ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, तो शब्द को पकड़ना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया। शब्द को पकड़ना चाहिए, क्या लिखा हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया। यहां पर आपका लिखा हुआ है पूर्वकालिक क्रिया, आपका यहां पर लिखा हुआ है। तो क्रिया का मतलब तो आपको पता ही लग गया। पूर्व इसको देखना चाहिए, और एक कालिक शब्द है, इसको देखना चाहिए। ये कालिक शब्द है, कालिक नहीं कि तेरे मुंह पर कालिक पोत दूंगा, ये वो नहीं है। तो कालिक शब्द है। कालिक शब्द का मतलब है काल की, है ना। कालिक शब्द का मतलब है काल की, समय की, है ना। काल की, समय की। और कैसे समय और काल की? तो पूर्व काल की। पूर्व जो शब्द है, ये एक अनेकार्थी शब्द है, इसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। एक तो इसका अर्थ होता है दिशा, है ना। एक दिशा के संदर्भ में भी ये आपका प्रयोग होता है। और पूर्व का मतलब होता है पहला, है ना। पहला, है ना, पहला। तो अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे, आप इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएंगे, तो पहले समय की क्रिया, है ना। पहले पहले समय की क्रिया, पहले समय की क्रिया, पहले समय की क्रिया, पहले समय की जो क्रिया होती है, या हम इसको बहुत ही शानदार ढंग से अगर लिखना चाहें यहां पर, कि पहले वाली क्रिया, पहले वाली क्रिया, तो इसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अभी हम समझेंगे। ये हमने इसके शाब्दिक अर्थ की चर्चा करी, पर अगर हम इसकी परिभाषा की तरफ जाएंगे तो बड़े प्यार से चीजें समझ में आएंगी। इसकी परिभाषा आप लोग मेरे साथ में लिखिएगा। परिभाषा में इसमें सीधे सीधे लिखा जाएगा कि कर्ता, लिखिए परिभाषा मेरे साथ में, कि कर्ता जब एक क्रिया को पूरी करके,
कर्ता जब एक क्रिया को पूरी करके, कर्ता जब एक क्रिया को पूरी करके, एक कर्ता जब एक क्रिया को पूरी करके तुरंत दूसरी में लग जाता है, 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 वह क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। वह क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है, पूर्वकालिक कहलाती है, वह क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। ये परिभाषा आप देखते होंगे, पता मतलब मैक्सिमम बुक्स में ये परिभाषा आपकी लिखी रहती है। क्या कि जब क्या करता है, जब कर्ता है ना, जब कर्ता जब क्या काम करता है, एक क्रिया को पूरी करके और तुरंत किस में लग जाता है, दूसरी क्रिया, दूसरी में लग जाता है। दूसरी क्रिया लिख देता हूं मैं, यहां पर शब्द ऐड कर देता हूं, दूसरी क्रिया में, दूसरी क्रिया में वह लग जाता है, दूसरी क्रिया में वह लग जाता है, तब वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब अगर खाली यही परिभाषा सीधे पूर्वकालिक क्रिया लिखवा करके और परिभाषा डायरेक्टली लिखा दी जाए और इसके एग्जाम्पल बता दिए जाएं तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है। बट अगर एग्जाम्पल में एग्जामिनर पूछ ले कि इन दोनों में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो दिमाग घूम जाएगा इसको समझे बिना। जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों की तरफ थोड़ा सा गौर करिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से सबकी सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे बच्चा, जैसे हम लिखते हैं बच्चा दूध पीकर, बच्चा दूध पीकर, बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया, है ना, बच्चा दूध पीकर सो गया, बच्चा दूध पीकर सो गया। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये लिया। उसके बाद जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां पर ले रहे हैं कि पंडित जी ने, पंडित जी ने कथा करके हवन किया, है ना, कथा करके हवन किया, हवन किया, है ना, कथा करके हवन किया, है ना, कथा करके हवन किया। जैसे आप यहां पर देखो, जैसे आप यहां पर देखो कि रमेश उठकर खेलने चला गया, उठकर खेलने चला गया, रमेश उठकर खेलने चला गया, रमेश उठकर खेलने चला गया। तो आप एक चीज सबसे पहले नोटिस करो और देखने का प्रयास करो कि यहां पर बच्चा कौन है, बच्चा करता है, यहां पर बच्चा क्या है, करता। अब बच्चे ने दूध पिया, ये क्या है, ये क्रिया नंबर 1 है, ये क्या है, ये क्रिया है। और पीना, और यहां पर क्या है, सोना, सोना भी क्रिया है। तो बच्चे ने क्या काम किया, पहले दूध पिया और पी करके बच्चा सो गया, तो क्रिया 1 से क्रिया 2 की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने लिखा पंडित जी, तो पंडित जी ने पहले कथा की, तो कथा करना, करना क्या है, कथा करना क्या है, ये क्रिया है, कथा करना एक क्रिया हुई। और उसके बाद यहां पर हवन करना, अगेन ये हवन करना, ये भी क्रिया हुई। तो यहां पर एक क्रिया को करके दूसरी क्रिया में पंडित जी लग गए, ये भी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हुआ। और यहां पर बात है, रमेश जो है वो पहले उठा, सो करके उठा या बैठा था उठा, तो ये क्रिया हुई। और उसके बाद खेलना भी आपका एक क्रिया हो गई। तो यहां पर क्या बात हो रही है कि रमेश पहले तो उठा और उठ करके खेलने चला गया, तो क्रिया 1 से क्रिया 2 की तरफ ट्रांसफर हो गया। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आपके पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण हैं, जब एक क्रिया के बाद कर्ता तुरंत दूसरी में लग जाता है। बट अगर वो पूछने लगे यहां पर कि यहां पर 2 क्रिया हैं, इनमें पूर्वकालिक कौन सी है, तो आपको इसका शब्दार्थ पता लगाएगा कि पूर्वकालिक मतलब पहले काल की। तो इनमें दोनों में से पहले कौन सी क्रिया हुई, तो पहले जो क्रिया हो रही है वो पीना नामक क्रिया हो रही है, पिया, पहले बच्चे ने दूध पिया देन वो सोया। तो पूर्वकालिक क्रिया यहां पर क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया यहां पर पीना हो गई, पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई, यहां पर पीना हो गई। अब मुझे आपसे पूछना है, ठीक है, अब मुझे आपसे पूछना है कि पंडित जी कथा करके हवन करने लगे, हवन किया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, ये आप मुझे बताओ, बताना एक बार। सिलेबस तो आज ही खत्म हो जाएगा भाई, अगर आप करोगे तो आज ही क्लास बंद और सिलेबस पूरा सिलेबस हो जाएगा, अप्रैल में पूरा हो जाएगा। आप लोगों के अंदर धैर्य नहीं है बिल्कुल भी, और नंबर चाहिए आपको पूरे, और पढ़ना होता नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई।
आंसर चाहिए मुझे इसका। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? इसमें पूर्वकालिक क्रिया बताओ, और देन फिर मैं बाद में इसमें पूछूंगा कि इसमें बताओ पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। पूर्वकालिक कौन सी है? पूर्वकालिक का मतलब है पहले काल की। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पंडित जी ने कथा की, तो यहां पर करना, हालांकि दोनों करना ही है, पर स्पेसिफाई करने के लिए यहां पर कथा करना आप पहली क्रिया बोल सकते हो। कथा करना, ठीक है, करना लिखा है, कथा करना, ठीक है, बिल्कुल। कथा करना, कथा करना, कथा करना पूर्वकालिक हुआ, क्योंकि दोनों ही क्रिया क्या है, कथा करके हवन किया। तो यहां पर हम बदल भी सकते थे इसको कि कथा करके भोजन किया, है ना, तो भोजन करना आपका वो बात है, या कथा करके चले गए, कथा करके चले गए। तो अगर इसको भी रखें तो और बेहतर हो जाएगा। अब अगर इसमें देखो कि रमेश उठकर खेलने गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है? तो पहले उठा, देन वो खेलने में लग गया, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया आपका उठना हो जाएगी। तो इस तरह से आपको पूर्वकालिक क्रिया को समझ लेना है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और आपको समझ में आ गया होगा। बताओ, पूर्वकालिक क्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ठीक है। वैसे तो आपको मैं सच्ची बात बताऊं, क्योंकि हमने यहां पर एग्जाम्पल कैसा ले रखा है कि कथा करना, हवन करना, तो क्रिया जो है वो तो करना है, यहां पर भी है, यहां पर भी ये करना है, पर स्पेसिफाई करने के लिए कथा करना आप लिख सकते हो, और करना भी अगर आपने लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों ही बातें सही हैं। बताओ मुझे, आपको ये पूर्वकालिक क्रिया आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? थम्स अप करो एक बार। हाँ, उसने नहाकर भोजन किया, बिल्कुल। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऐसे तमाम एग्जाम्पल लिखवाए जा सकते हैं, पर मूल बात यह है कि हमको जितने में समझ में आ जाए उतने से हमको करके आगे बढ़ जाना है। हम्म। बहुत शानदार मेरे भाई। हाँ हाँ, अभी तक यही चल रहा है क्या? आंसर करो मेरे भाई। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम्म। चलो, अब तीसरी क्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखने का प्रयास करते हैं। अब तीसरी क्रिया की ओर चलते हैं। तीसरी क्रिया का नाम क्या है? तीसरी क्रिया का नाम है आपका नाम धातु क्रिया। कौन सी? आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या है मेरे बाबू? नाम धातु क्रिया है, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु, अब देखो, हालांकि धातु होती हैं अलग अलग है, इसमें बहुत तरह की धातुएं होती हैं, पर वो बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा। अगर आप ठीक ठीक क्रिया को पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट पूरे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, तो क्रिया को मैं आपको एक बात बता दूं, क्रिया को पढ़ने समझने में 8 से 9 क्लास लग जाती है, मतलब 8 से 9 घंटे क्लास चाहिए होती कम से कम। नाम धातु क्रिया में आप सीधे लिखिए कि वे क्रियाएं, इसमें सीधे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है बताने वाला। वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण सीधे ही, सीधे ही संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है, और विशेषण से होता है, जिसका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है। यानी कि संज्ञा से डायरेक्ट बन जाएगी, सर्वनाम से डायरेक्ट बन जाएगी, और विशेषण से जिसका निर्माण डायरेक्टली हो जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। या यहां पर ऐसी भी परिभाषा दी जाती है कि ऐसी क्रियाएं जिनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है। जैसे आप यहां पर देखें, जैसे आप यहां पर देखें, उदाहरण, उदाहरण, इसमें कोई वैसे उदाहरण नहीं दिए जाते वाक्य परक, इसमें सीधे ही आते हैं। जैसे आपने लिखा हाथ, जैसे आपने क्या लिखा? हाथ। जैसे आपने लिखा लात, है ना, जैसे आपने लिखा लात। जैसे आपने लिखा जूता। जैसे आपने लिखा बात, ठीक है, आपने लिखा बात। तो ये मूल मूल संज्ञाएं आ गई, हाथ, लात, बात, जूता, ये सब संज्ञाएं आ गई। अगर उसके बाद आप क्या काम करो, हाँ, जैसे आपने यहां पर लिखो, जैसे आपने लिखा यहां पर गरम, जैसे आपने लिखा यहां पर ठंडा, जैसे आपने लिखा यहां पर शर्म, तो यहां पर आ जाएगा।
शर्म आ गया आपका, शर्म। तो आप सीधे ही यहां से निर्माण कर लोगे, सीधे यहां से कि हाथ से क्या हो जाता है, हाथ से बन जाएगा शब्द हथियाना, है ना, हाथ से हथियाना। लात से लतियाना, हाथ से क्या हो जाएगा, हथियाना, लात से लतियाना, लतियाना। जूता से जुतियाना, है ना भाई, तो इसको जुतिया दूंगा मैं। बोलते हैं ना लोग, जुतियाना क्या कहते हैं कि पहले तो क्या हाथ से तो हथिया लिया जाता है, लात से लतिया दिया जाता है। जिस अब लात से जो लतियाया भी नहीं जा रहा है, तो आदमी बेइज्जत करने के लिए क्या करता है, आदमी दूसरे व्यक्ति को बेइज्जत करने के लिए कहता है तुझे जुतिया दूंगा अभी, यानी जूता निकाल कर तुझे पीट दूंगा अभी, जुतिया दूंगा। और बातों से क्या होता है, बातें ये कभी ना तू भूलना, तेरे लिए यूपी पुलिस की तैयारी कोई कर रहा। यही तो बता रहा, मैं बन के आऊंगा, दीवान जीवन के आऊंगा, फिर शादी करूंगा तुझसे। वो चल रही होगी आजकल, तो बहुत सारी नई नई चीजें भी शुरू हुई होंगी कुछ की तो। हाँ हाँ हाँ। तो बातों से बतियाया जा रहा होगा, और जब इधर से बातें हो रही हैं तो उधर से शर्म से शर्माया जा रहा होगा, शर्माना। ठीक है, कई बार बातों बातों में लड़ाई हो जाती है तो गरमाया भी जाता है, गरमाना। और जब रिश्ते को बचाना हो तो ठंड से चीजों को ठंडाना भी पड़ता है। तो हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, जूता से जुतियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, गरम से गरमाना, ठंडा से ठंडाना, इस तरह से चीजें होती हैं। हाँ ऐसी तमाम चीजें आपकी बन जाएंगी, ऐसी तमाम चीजें आपकी बन सकती हैं। ठीक है, जैसे और भी इसमें हो सकते हैं, जैसे और भी इसमें तमाम शब्द आपके हो सकते हैं। जैसे हम इसमें लिखते हैं झूठ, जैसे इसमें हम लिख दें लहर। जैसे झूठ जैसे लहर हमने लिख दिया, तो झूठ से क्या हो जाता है, झूठ से बन जाएगा झूठलाना, भाई तुमने झूठला दिया। लहर से लहराना, लहर से क्या बन जाएगा, लहर से आपका लहराना बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक शब्द इसमें जैसे हमने लिख दिया दुख, तो दुख से क्या आ जाता है, दुख से शब्द बन जाता है अरे मम्मी मेरा तो पैर दुखा दिया, तो दुख से दुखाना। तो इस तरह से आपके तमाम शब्द आपके बन करके तैयार हो जाएंगे। आदि आदि ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, पर ये मूल शब्द हैं। मूलतः क्या है कि जिनका निर्माण किससे होता है, जिनका निर्माण संज्ञा से, जिनका निर्माण सर्वनाम से, और जिनका निर्माण विशेषण से होता है, उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। बताइए। हाँ, लाठी से लठियाना बिल्कुल लिख देंगे लो मेरे भाई, बिल्कुल, अगर आप बताएंगे तो लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लाठी, जैसे लाठी लिख दिया, जैसे 60 लिख दें, लाठी लिख दें, 60 लिख दें, तो लाठी से क्या हो जाता है, वह लठिया दूंगा तुझे मैं अभी, लाठी से लठियाना। 60 से क्या हो जाता है, 60 से सठियाना बन जाता है। भाई ये तो सठिया गया है, तो सठियाने का मतलब क्या है कि उम्र 60 के पार निकल गई है, यानी कि बुद्धि की स्थिति जो है वो सही नहीं रह गई है, अब स्थिति बदल गई है। ऐसे तमाम शब्द आपके यहाँ पर बन सकते हैं, आपके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो बस ज्यादा विस्तार करने में इसमें कोई फायदा नहीं है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां पर सिलेबस जो है अप्रैल में पूरा कर देंगे हम। ठीक है, अभी चलने दो आप काम, अप्रैल अप्रैल में पूरा कर देंगे। आराम से पढ़ते रहो, अप्रैल के बाद आपके पास पूरा 1 महीना बचेगा, प्रॉपर रिवीजन करेंगे उसका और आनंद लेंगे। आप पढ़ते रहिए और चीजों को देखते रहिए। ठीक है, चलो अब 5 उस पे चलते हैं, अगली पे। ये बताओ यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। सर विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अभी अगले चैप्टर पर वहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अगले अगले उस पर चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चौथी क्रिया जो है हमारी है, चौथी क्रिया जो हमारी है वह है सामान्य क्रिया। कौन सी है, वह है सामान्य क्रिया। चौथी क्रिया जो है वह है सामान्य क्रिया। सामान्य मतलब सामान्य क्रिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामान्य क्रिया का मतलब है कि एक ऐसी क्रिया जो अकेली ही इस्तेमाल होती है, उसके आद साथ कुछ नहीं आता है, सीधे ही आ जाती है वह। हाँ, सीधे ही वह वहां पर आ जाती है। तो इसकी परिभाषा आप मेरे साथ में लिखिए कि वह जब, ऐसे लिखिए, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब वाक्य में एक ही
क्रिया का, एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। सामान्य क्रिया, जब वाक्य में प्रयोग के आधार पर चीजें चल रही ना, प्रयोग, आप इस चीज को ध्यान से देखो। प्रयोग का मतलब है हम कैसे यूज करते हैं। पूर्वकालिक में देखा हमने, पहले से उसके बाद है ना। नाम धातु में देखा कैसे यूज करते हैं हम चीजों को, हाथ से हथियाना बनाकर यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था प्रेरणार्थक के कैसे हम यूज करते हैं। सामान्य क्रिया में भी क्या है कि जब प्रयोग होता है, इस चीज को ध्यान में रखो आप, इस चीज को आप ध्यान में रखो और समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो प्रयोग के आधार पर कि हाउ वी यूज अ वर्ब। तो हम जिस तरह से चीजों को यूज कर रहे हैं वो बात यहां पर आपकी आ रही है। तो जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वहां आने वाली क्रिया, वहां आने वाली क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। वहां आने वाली जो क्रिया है, वहां आने वाली क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। जस्ट अ मिनट दोस्तों, वहां आने वाली क्रिया, वहां आने वाली क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। वहां आने वाली क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। वहां आने वाली क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि कोई भी वाक्य है और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हमारे द्वारा एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो वो आपकी क्रिया सामान्य क्रिया होगी। इसके एग्जाम्पल जैसे आप दे सकते हैं, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। जैसे हम इसमें लिखें कि राम सोया, ठीक है, राम सोया, ठीक है, राम सोया। जैसे हम यहां पर लिख लें बच्चा रोया, ठीक है, बच्चा रोया। रमेश, जैसे रमेश की जगह श्याम लिख दो, श्याम आया, श्याम आया। उसके बाद जैसे चौथा एग्जाम्पल हम लिख लें कि बीना गई, बीना गई, ठीक है, बीना गई, ठीक है, आदि आदि हमारी जो चीजें हो जाएंगी। तो इस तरह के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप देखो इसमें कि यहां पर क्या है, एक करता है और बाकी क्रिया लिखी हुई है। सब में क्या लिखी हुई है, क्रिया। तो जहां पर वाक्य में एक ही क्रिया का इस्तेमाल दिखाई देता है हमको, वहां पर क्या रहता है, मतलब कि वहां पर सहायक क्रिया भी नहीं रहे। तो जहां पर इस तरह की स्थिति रहती है, वहां पर क्या होता है बाबू, वहां पर हमारा सामान्य क्रिया रहती है। और इससे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन इससे देखने के लिए हमको मिलते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और इसको अच्छे से जान लेना चाहिए। हाँ, नोट्स बना लीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ, नोट्स बना लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास पहले से नोट्स हैं और अगर कुछ चीजें एडिशनल मिल रही हैं, अलग से मिल रही हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए। या ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डिफरेंट तरह से नोट्स बन रहे हैं, तो नोट्स आप बनाते चलिए। तो सामान्य क्रिया में बस सीधे है कि वाक्य में जहां पर एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वहां पर जो क्रिया रहती है, ये सब की सब क्रिया क्या कहलाएंगी, ये जितनी भी आपकी क्रिया हैं, ये सब की सब आपकी क्या कहलाएंगी, ये सब की सब आपकी सामान्य क्रिया कहलाएंगी। कैसी कि भाई सामान्य क्रिया है, इनके साथ में कुछ नहीं है। तो जिसके पास कुछ नहीं होता वो क्या होता है, वो साधारण ही कहा जाता है, वो सामान्य ही कहा जाता है। तो सामान्य क्रिया हो गई। और अब पांचवी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी बाबू, वो हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। कौन सी, संयुक्त क्रिया आपकी हो जाएगी। संयुक्त का मतलब क्या होता है, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ी हुई। संयुक्त क्रिया, संयुक्त, संयुक्त का मतलब है जुड़ी हुई, जुड़ना। संयुक्त शब्द का मतलब क्या होता है, संयुक्त, जैसे हमने वर्णमाला पढ़ा है, तो वर्णमाला में हमने देखने का प्रयास किया था कि उसमें संयुक्त वर्ण आए थे, संयुक्ताक्षर आए थे, ठीक है, संयुक्ताक्षर उसमें आए थे, संयुक्ताक्षर। तो संयुक्त का मतलब क्या है, संयुक्त का मतलब है मिला हुआ, ठीक है, संयुक्त का मतलब है मिला हुआ। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ क्या है, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, जुड़ा हुआ, संयुक्त क्रिया का अर्थ है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त का अर्थ है। तो यहां पर अगर हम सीधे सीधे इसके शाब्दिक अर्थ को देखने लगे, तो संयुक्त क्रिया का अर्थ है मिलकर बनी हुई, जुड़कर बनी हुई क्रिया। कैसे, मिलकर या जुड़कर, मिलकर या जुड़कर बनी हुई क्रिया, मिलकर या जुड़कर बनी हुई क्रिया, मिलकर या जुड़कर बनी हुई क्रिया, मिलकर या जुड़कर बनी हुई क्रिया। तो एक ऐसी क्रिया जो मिलकर या जुड़कर के बनती है, जिसका निर्माण
मिलकर के और जुड़ने से होता है। तो आप तुरंत कहोगे सर कि क्या मिलने से और क्या जुड़ने से, ऐसा क्या मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा और क्या जुड़ेगा। तो धातुओं या क्रियाओं के, धातुओं या क्रियाओं के मिलने या जुड़ने से, धातुओं या क्रियाओं के मिलने या जुड़ने से, मिलने या जुड़ने से क्या होता है, जिन क्रियाओं का निर्माण होता है वो संयुक्त क्रिया आपकी कहलाती है। बस यहीं से हमारी परिभाषा बन जाएगी, यहीं से हम परिभाषा को बहुत अच्छे ढंग से लिख लेंगे। इसकी परिभाषा हम यहां पर लिखते हैं, इसकी परिभाषा हम यहां पर ले आते हैं कि वह क्रिया, सीधे देखो, अगर आप क्या काम करोगे ना, अगर आप एक तरीके से चलोगे, देखो आपने पढ़ा होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिजिक्स पढ़ के आए होंगे, 11th-12th में फिजिक्स पढ़ा होगा, या ज्यादा नहीं पढ़ा होगा तो 9वीं-10वीं में फिजिक्स पढ़ा होगा। तो फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, डेरिवेशन होता है, डेराइव करते हैं हम चीजों को डेराइव करते हैं, हम इक्वेशंस को डेराइव करते हैं, निकालते हैं, एक तरह से सिद्ध करके लाते हैं। तो हिंदी में भी वही विज्ञान छुपा हुआ है। आप डायरेक्टली लिख देंगे तो कोई मजा नहीं आएगा, बट देखो हम परिभाषा को डेराइव कर रहे हैं। संयुक्त क्रिया नाम आया, संयुक्त का मतलब मिलना जुड़ना, शाब्दिक अर्थ निकाला पहले कि मिलकर या जुड़कर बनी हुई, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, अगर बुद्धि हमारी चल रही है ठीक ठाक, तो भाई किससे मिलकर या जुड़कर, तो आपकी धातुओं से और क्रियाओं के मिलने से या जुड़ने से बनेगी। अब इन सबको मिलाकर के हमको क्या काम कर देना, एक परिभाषा बना देनी है। तो सीधे लिखना है कि वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण, वे क्रियाएं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक, वे क्रियाएं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं या क्रियाओं के मिलने से होता है, धातुओं या क्रियाओं के मिलने से होता है, क्रियाओं के मिलने से होता है, क्रियाओं के मिलने से होता है, क्रियाओं के मिलने से होता है। क्या कहलाती हैं, वो ही आपकी संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। धातु आपको पता है कि धातु क्या है, क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का मूल रूप है, जिसके साथ में मैक्सिमम टाइम यदि ना जुड़ जाता है तो हमारी क्रिया बन जाती है। तो दो धातुएं आपस में साथ में आ सकती हैं, वो एक संयुक्त क्रिया की तरह से बिहेव कर सकती हैं। दो क्रियाएं आपस में आ सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर इसके उदाहरण हमको देखने हैं, तो उदाहरण बड़ी सरलता से हमको इसके समझ में आ सकते हैं और बड़े प्यारे ढंग से हम उसको देख सकते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया, बहुत ध्यान से देखना है अब आपको बात, वह घर पहुंच गया, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया कि वह घर पहुंच गया। तो आप यहां पर देखो, यहां पर क्या है, ये वह जो है ये तो है कर्ता, वह तो क्या है, करता है। घर क्या है, घर पर पहुंच गया, तो घर पर पहुंच गया, तो ये कौन सा है, ये क्या है, ये है आपका अधिकरण, ठीक है, ये आपका अधिकरण है। ये समझ डेवलप हो जानी चाहिए आपको बहुत अच्छे से। और पहुंच और गया, तो पहुंचना भी यहां पर क्रिया है और गया भी यहां पर क्रिया है, परंतु इन दोनों ने बिहेव कैसे किया, इन दोनों ने बिहेव किया एक साथ, दो जिस्म एक जान बन करके। तो यहां पर ये एक क्रिया है और यहां पर ये दूसरी क्रिया है, तो दो क्रियाएं आपस में मिलकर के जैसे प्रयोग हो रही हैं। तो यहां पर जो पहुंच गया है यही हमारी यहां पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसी को हम क्या कह देंगे, इसी को हम कह देंगे कि ये हमारी यहां पर संयुक्त क्रिया है, कि जब दो धातुएं या दो से ज्यादा धातुएं, दो क्रियाएं या दो से ज्यादा क्रियाएं आपस में आती हैं और एक की तरह से एक साथ आते हुए प्रयोग होती हैं, तो उनको क्या कहते हैं मेरे भाई, उनको संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये बात ध्यान रखें, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आवाज कट रही है, नहीं, आवाज में क्या दिक्कत हो रही है, हाँ हाँ, आप कब के एग्जाम्पल दे रहे हो, एक मिनट, एक सेकंड, मैं कमेंट सही कर लेता हूं आपके। चलो, बहुत शानदार। जैसे हम और भी एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं,
तो और एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे उदाहरण और उदाहरण देखो आप, और उदाहरण में आप भी कुछ बताओ, अगर आप बता सकते हो तो आपके भी उदाहरण हम लोग ले लेंगे, समझते जाओ चीजों को। तो जैसे यहां पर क्या हुआ कि रघु रघु पुस्तक पढ़ने लगा, है ना, पुस्तक पढ़ने लगा, पुस्तक पढ़ने लगा, ठीक है। उसके बाद एक एग्जाम्पल इसमें और देख लो आप, जैसे मीना मीना बाजार जाने लगी, मीना बाजार जाने लगी। उसके बाद और एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो आप कि हाँ, तुम नहीं, तुम नहीं, तुम ऐसे चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, तुम भैंस को फिर मारने लगे, मारने लगे। तो इसमें बहुत सरलता इसलिए है, आपको लग रहा होगा कि लगा लगा ज्यादा आ रहा है, पर ऐसा नहीं है, गया भी हो सकता है, लगना भी हो सकता है, कि करने लगे इस टाइप से चीजें हो सकती हैं। तो आप स्पष्ट रूप से देखो यहां पर क्या है, यहां पर जैसे ही हमने लिखा पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, तो ये क्रिया एक है और ये क्रिया दो है। तो जब दो क्रिया एक साथ प्रयोग होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक साथ मिलकर के प्रयोग होती हैं तो उनको संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे कि इसमें हम लिखें यहां पर कि मीना बाजार जाने लगी, मीना बाजार जाने लगी, तो ये हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। और उसके बाद अगर फिर से आप यहां पर देखने लगे कि तुम भैंस को फिर मारने लगे, तो ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, तो ये इस तरह से प्रयोग होंगी, तो ये सब की सब क्या कहलाएंगी बाबू, ये सब की सब संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। जाना और लगना, पढ़ना और लगना, मारना और लगना, तो जहां पर दो या दो से ज्यादा क्रिया और धातुएं एक साथ प्रयोग होती हैं। जी, जैसे हाँ, पढ़ने लगा, पढ़ने लगा, ये दोनों क्रिया हैं, बिल्कुल क्यों नहीं है, लगना ना, काम में लगो, काम में लगो, हाँ, लगना क्यों नहीं है क्रिया, लगना। आप देखो ये तो क्या है, ये तो रूप बदल रहे हैं, यहां पर देखो ये तो काल के हिसाब से रूप बदल जाते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो तो क्रिया क्या है, क्रिया है पढ़ना, क्या है क्रिया, पढ़ना, और दूसरा क्या है, लगा, तो दूसरी क्रिया क्या है, लगना। अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे, अगर आप इस वाले एग्जाम्पल में देखने का प्रयास करोगे तो मैं बता देता हूं, इसमें जो क्रिया नंबर एक है वो है जाना, ठीक है, जाना, और दूसरे में क्या है, दूसरे में भी है लगना। और अगर इस वाले एग्जाम्पल में आप लोग देखोगे तो पहली क्रिया क्या है, मारना, और दूसरी क्रिया अगेन क्या है, लगना। तो आप स्पष्ट रूप से देखो कि जिनके पीछे ना रहता है, ये ना रहता है जिसके पीछे, यही तो पहचान होती है क्रिया की। क्योंकि अगर क्रिया में से ना हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बचता है, धातु ही तो बचती है ना, धातु ही तो बचती है। तो मूल बात यहां पर ये आ गई कि दो या दो से ज्यादा धातुएं या क्रियाएं जब एक साथ आती हैं और एक साथ एक रूप में प्रयोग होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम आपका संयुक्त क्रिया कहते हैं। इस बात को समझना और जानना चाहिए। हाँ, पूर्वकालिक और संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या हुआ था, पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया को पूरी करके दूसरी में लग रहा था, पर यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है कि पढ़ने के बाद लगना, पढ़ने लगा, ये पढ़ने लगा, ये एक ही अर्थ में। संयुक्त का मतलब क्या है कि दो क्रियाएं मिलकर एक की तरह व्यवहार करें। संयुक्त का मतलब क्या है, दो मिलकर है ना, दो मिलकर एक की तरह व्यवहार करें, दो मिलकर एक की तरह, दो मिलकर एक की तरह बिहेव करें, व्यवहार करें। यहां पर दोनों अलग अलग नहीं है, व्यवहार करें। कि वहां पर तो क्या था, पूर्वकालिक में क्या था, पूर्वकालिक में एक कंप्लीट करी फिर दूसरी में लगा, ठीक है, एक कंप्लीट करी फिर दूसरी में लगा। बट यहां पर ऐसा थोड़ी है कि पहले पढ़ा और फिर लगा। तो लगना क्या होता है, खाली लगना तो कुछ नहीं होता, पहले गया, जाना मतलब गया, फिर लगा, ऐसा थोड़ी हो रहा है, पहले मारा फिर लगा, नहीं, मारने लगा। तो दो क्रियाएं एक साथ मिलकर प्रयोग हुई और एक क्रिया की तरह से व्यवहार किया, तो यह संयुक्त क्रिया है। पूर्वकालिक में एक पूरी करके दूसरी में लगता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल ये भी हो सकता है, दो से ज्यादा क्रियाएं भी हो सकती हैं, बिल्कुल ये भी आपकी बात हो सकती है और समझना चाहिए। अब मैं आपको एक बात इसके बारे में बता देता हूं, संयुक्त क्रिया के बारे में। हालांकि उसको बहुत डिटेल से पढ़ाया जा सकता है, पर फिर भी हम इसको ज्यादा डिटेल से यहां पर नहीं पढ़ेंगे। इसको हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें समय ही हमारा व्यर्थ होता है। संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 भेद होते हैं। पेपर में आए तो आप इसको बता देना। मैं 11 के नाम आपको लिखवा देता हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह से आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं अन्य क्रियाओं के बारे में चर्चा करूंगा। एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह से आप इस पे लिख लीजिए, एक बात लिख लीजिए। क्या क्या आपको लिख लेना है कि अर्थ के आधार पर, कैसे बाबू, अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा वहां पे। ये मतलब इन चीजों को और बेहतर समझाऊंगा मैं कहां पर, प्रैक्टिस सेट में। देखो 100% तैयारी कभी भी कोर्स में नहीं होती है, प्रैक्टिस से होती है। यानी कि आप खुद से प्रैक्टिस कर लो या टीचर प्रैक्टिस करवाए। तो मैंने आपको बोला तो था कि यार शनिवार में आपके लिए हम शुरू करेंगे, बट शेड्यूल इतना टाइट है। और दूसरी बात है, शनिवार में मैराथन जैसा कुछ है, अगर वो नहीं होता तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करूंगा। आप में से काफी सारे लोग क्वेरी कर रहे हैं, इतना हम पढ़ते रहते हैं। आप मेरी भी स्थिति समझ सकते होंगे, क्योंकि यूपीएसआई भी बहुत बड़ा एग्जाम है और आपका भी बहुत बड़ा एग्जाम है। तो उन बच्चों को भी फाइनल टाइम पे समय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संयुक्त अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया के भेद। तो आपको स्पष्ट रूप से लिख लेना है कि भाई इनकी जो संख्या है वो कितनी है, वो 11 है। 11 भेद हैं, 11 भेद कह लीजिए या 11 प्रकार कह लीजिए। 11 भेद या 11 प्रकार आपके द्वारा लिखे जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला अगर आप लिखें तो इसमें आपको लिखना है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक, आरंभ बोधक यानी कि जिससे क्रिया के शुरू होने का पता लगे, आरंभ बोधक। इनको मैं एक ही पेज पर लिखवा देता हूं, ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वो अनावश्यक सा प्रतीत होता है और उसमें फिर समय ही हमारा जाएगा। आरंभ बोधक है। अब आरंभ बोधक कोई चीज आ जाएगी तो समाप्त भी होगी, किसी चीज की शुरुआत होगी तो वह समाप्त भी होगी, उसका एंड भी होगा। तो दूसरी है समाप्ति बोधक, जिससे हमको क्या पता लगे, किसी चीज की समाप्ति का ज्ञान हो, बोध हो, पता चले, उसको समाप्ति बोधक कहते हैं। तीसरे नंबर पर आपकी आ जाती है नित्यता बोधक। नित्यता बोधक क्या होती है कि कोई चीज शुरू हुई, कोई चीज खत्म हुई, पर उसके बीच में वो बनी रही, कंटिन्यूटी में रही, तो नित्यता बोधक आपकी आ जाती है। और नित्यता बोधक उस सेंस में भी थोड़ा थोड़ा चला जाता है कि ऑन द डेली बेसिस कोई चीजें हो रही हैं, हैबिचुअल बेसिस पर, आदतन आधार पर चीजें हो रही हैं। चौथे नंबर पर आपकी आ जाती है, चौथे नंबर पर आपकी आ जाती है इच्छा बोधक। कौन सी आ जाती है बाबू, इच्छा बोधक। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया सब इसमें आप लिखते चले जाएं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, क्लास रुक जाती है? हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उसके बाद 5वें नंबर पर आपका आ जाता है अनुमति बोधक। कौन सा आ जाता है मेरे बाबू, अनुमति बोधक आपका आ जाता है। अनुमति बोधक आपका आ गया। 6वें नंबर पर आपका आ जाएगा अवकाश बोधक। अवकाश बोधक, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक आप लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद 7वें नंबर पर आपका आ जाएगा आवश्यकता बोधक। आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक, आवश्यकता के बारे में जिससे हमको पता लगता है, उस सेंस में चीजें आपकी चली जाएंगी। हाँ ये क्लास पुलिस वाले बैच की भी है ये क्लास। हाँ सर आप एब्सेंट रहते हो? एब्सेंट नहीं रहता हूं मैं, आप अभी आए हो, मैंने इसके बारे में बता दिया है पहले से। ये हमारा जो था, जी आप समझते जाइए, वो यूपीएसआई की मैराथन थी ना, तो उसमें बात आ गई थी आपकी। अब आवश्यकता बोधक आ गया। उसके बाद हमारा आ जाता है निश्चय बोधक। कौन सा आ जाता है मेरे भाई, निश्चय बोधक हमारा आ जाता है, जिससे हमको निश्चय का पता लगता है, डेफिनेटिव का पता लगता है, निश्चय बोधक। उसके बाद 9वें नंबर पर हमारा आ जाएगा पुनरुक्ति बोधक। इनको एग्जाम्पल, इनको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा, जब हम क्रिया का प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तब मैं इनको समझाऊंगा आपको, एक एक लाइन में एक एक एग्जाम्पल से चीजें समझ में आ जाएंगी। 10वें नंबर पर आपका आ जाता है शक्ति बोधक। शक्ति बोधक, शक्ति बोधक आ जाता है, शक्ति बोधक आपका आ जाता है।
और अंतिम अगर आप लिखना चाहो, बिल्कुल अंतिम अगर आप लिखना चाहो तो बहुत सरलता से आपके द्वारा लिखा जा सकता है अंतिम पॉइंट, हाँ, शक्तिबोधक। जीडी का नहीं, जीडी जीडी का तो कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, पर उसमें थोड़ा सा ना वोकैब ज्यादा रहती है। और उसके बाद ये आ जाएगा अभ्यास बोधक। कौन सा आ जाएगा मेरे भाई? अभ्यास बोधक आपका आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 11 भेद आपके हो गए, किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। तो 11 भेद: अभ्यास बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, शक्ति बोधक और अभ्यास बोधक। तो ये 11 भेद आ जाएंगे, पेपर में आए तो आपको बता देना है और सिंपली उसको क्लियर करते हुए आपको आगे चलना है। क्लियर? अब आप बताओ मुझे, अब हमने प्रयोग के आधार पर भी सारी क्रियाएं पढ़ ली हैं। अब हमारे पास जो क्रियाएं बची हैं उसमें बची है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक, एक तो नाम धातु है, एक है नाम बोधक। उसके बाद कौन सी आ जाती है? उसके बाद हमारी आ जाती है क्रियार्थक संज्ञा। उसके बाद हमारी कौन सी आ जाती है? उसके बाद हमारी आ जाती है आपकी सजातीय क्रिया। ठीक है, और उसके बाद हमारी ये कृदंत आदि, इन क्रियाओं को देख लेंगे तो हमारा वो सब चीज पूरी हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं उनको। पर हाँ, बताइए यहां तक क्लियर है? थम्स अप करके बताओ। सर एसआई में हिंदी टाइपिंग फोन, बेटे मुझे थोड़ी सी जानकारी इसकी अभी नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा आपको। बताइए। बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ रहा है तुमको। ठीक है, तो हमने यहां पर ये कर ली हैं क्रियाएं। अब हम यहां पर देखते हैं क्या अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। इसमें आप लिखिए अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। अन्य महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं, अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो अन्य महत्वपूर्ण क्रियाओं में आपको जो गंभीरता से ध्यान देना है, गंभीरता से चीजों को समझना है, उसको आप देखें, उसको आप समझने का प्रयास करें। और मेरे साथ यहां पर जो सबसे पहली क्रिया लिखनी है, मैं सबसे पहले सजातीय क्रिया आपको लिखवाता हूं। कौन सी लिखवाता हूं? सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय। भारत में जाति का बड़ा भयंकर सिस्टम है भाई साहब। हाँ, कई बार ना मुझे इतना दर्द होता है, रोना रोना आ जाता है मुझे, सच्ची बात बताता हूँ मैं, रोना आ जाता है मुझे कई बार। और रोता कब है आदमी? रोता तब है जब किसी चीज को बदलना सोचता है कि ये चीज बदल जाए, बट वो चीज बदले ना। और उसके ऊपर हालात, आपको पता है कि भारत देश के हालात कैसे हैं। और अभी से नहीं, मैं किसी पार्टी के बारे में कभी नहीं बोलता हूं, मेरी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। मेरी विचारधारा पढ़ना और पढ़ाना है, शिक्षा और शिक्षित करना, ये मेरी विचारधारा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं कितनी सारी क्लास ले रहा हूं, आपने तनिक भी मेरे को नहीं देखा होगा कि मैं किसी जाति या धर्म के ऊपर या इस तरह की मानसिकता पर कोई टिप्पणी करता हूं या मेरे कोई इस तरह के विचार है। परंतु मैं आपको एक बात बता देता हूं, भारत सही दिशा में नहीं चल रहा है। भारत में केवल दो ही चीजें नेताओं के द्वारा की जा रही हैं, वो है जाति और धर्म। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर पूरे के वो चुनाव लड़ते हैं, सब काम करते हैं, और हजारों लाखों करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भारतवासियों से लिए जाते हैं। उनको मिलता क्या है? ठेंगा। और दर्द होता है जब युवा पीढ़ी, जेनजीज, आप तो सब जेनजीज हो ना, जनरेशन जी हो आप तो सब, तो बड़ी एडवांस जनरेशन मानी जाती है, पर फिर भी उनके द्वारा अगर ऐसा बिहेव किया जाए कि तुम इस जाति के, तुम इस जाति के, तुम इस जाति के, ऐसा नहीं करना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहंदो म्यान। तो जातिवाद को जड़ से खत्म करो, दिमाग से निकालो, ये बहुत गंदी चीज है। ये आदमी का चैन सुख सब समाप्त कर देती है। और सभी के भीतर परमात्मा का वास है। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो सभी के भीतर परमात्मा का वास है, क्योंकि जो कण कण में व्याप्त है तो वो उसमें भी तो व्याप्त है जिससे आप घृणा कर रहे हो। और जो अपने आप को घृणित समझ रहा है वो भी आज राजनीतिक विचारधारा में आकर के जो सामने वाला उससे घृणा करता है उसमें वो घृणा करने लगता है। तो परस्पर एक दूसरे से घृणा जो बढ़ रही है, ये देश के पतन का कारण है, उत्थान का नहीं।
ये चीज ध्यान रखें और इसको छोड़ें। तो सजातीय जब शब्द आ जाएगा, जाति जो शब्द होता है वो केवल सामाजिक संगठनों की बात नहीं है। जाति शब्द का मतलब है एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं को संबोधित करने वाला शब्द जाति कहलाता है। ठीक है, समाज में क्या था कि एक लंबे समय से समाज चला हुआ आ रहा था, वर्णों के आधार पर चीजें चलती आ रही थी। तो वर्णों में भी क्या हुआ, वर्णों में भी जो स्पेसिफिक काम करते थे लोग, उनकी अपनी अपनी जातियां डेवलप हो गई। कि जैसे जो पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे थे वो ब्राह्मण जाति हो गई, जो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का काम कर रहे थे वो आपके क्षत्रिय हो गए, जो कृषि पशुपालन और वाणिज्य कर रहे थे वो वैश्य हो गए। वैश्य शब्द है, वैश्य नहीं है, वैश्य आई की मात्रा है। और जो अलग अलग काम कर रहे थे, जैसे जो सोने का काम कर रहे थे वो सुनार हो गए, जो लोहे का काम कर रहे थे वो लोहार हो गए, मिट्टी का कुम्हार हो गए, लकड़ी का बढ़ई हो गए। इस तरह से जो चर्म का काम करते थे वो चर्मकार हो गए। इस तरह से पूरा समाज बट गया। जो पानी से संबंधित काम करते थे वो मल्लाह हो गए, केवट जिनको जीवर कहा जाता है। तो ये चीजें चली आई पूरी की पूरी, परंतु इनका अब रूप बहुत ज्यादा विकृत हो गया और बहुत बुरी स्थिति है। चलिए, तो यहां पर आपको ध्यान देना है सजातीय। तो जातीय मतलब जाति वाला, सजातीय मतलब जाति वाला, है ना, जाति वाली लिखेंगे क्योंकि क्रिया है। जातीय मतलब जाति वाली। और स का क्या मतलब है, तो स यहां पर एक उपसर्ग की भांति प्रयोग हो रहा है और स का मतलब है समान, है ना, समान या एक समान, समान या एक समान, समान या एक समान। तो यहां पर सीधे सीधे हमारे सामने एक पॉइंट निकल करके आया, एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि सजातीय क्रिया, तो ऐसी क्रिया जिसकी जाति समान है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, तो इसको थोड़ा सा परिभाषा के माध्यम से हमको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सजातीय क्रिया का मतलब क्या है कि यहां पर आपको लिखना है, जहां ये कंडीशन है, जहां वाक्य में जहां पर, ये आपको लिखना है, ऐसे लिखवाता हूं बिल्कुल सरल करके, वाक्य में जहां पर, वाक्य में जहां पर, वाक्य में जहां पर, वाक्य में जहां पर क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, कर्म, कर्म आपको पता है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। ये क्रिया कर्म नहीं है कि भाई इसका क्रिया कर्म कर दो चलो, ये वो वाला नहीं है। वाक्य में जहां पर क्रिया और कर्म, वाक्य में जहां पर क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म लिख लेते हैं, क्रिया और कर्म। वाक्य में जहां पर क्रिया और कर्म एक ही धातु से निर्मित होते हैं, एक ही धातु से, एक ही धातु से निर्मित होते हैं, है ना, एक ही धातु से निर्मित होते हैं। निर्मित होने का मतलब है बने होते हैं, बने होते हैं, एक ही धातु से बने होते हैं। वहां क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है, वहां क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है, वहां क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है, सजातीय क्रिया कहलाती है, वहां क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, वहां क्रिया सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे इसके एग्जांपल बताऊंगा मैं, पर क्या क्रिया और कर्म एक ही धातु से मिलकर के बने हुए हों तो वह क्रिया सजातीय क्रिया होती है। जैसे बड़ा प्यारा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, हाँ ठीक है, जैसे बहुत शानदार एग्जांपल मैं आपको उसका देता हूं कि एक इसका एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है बहुत शानदार, कि हरियाणवी 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 इस तरह से करके लिखें तो समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, आप कुछ एग्जांपल दो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो। क्या, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। जैसे जय कुमार ने लिखा है, इतना वो भी मुझे याद आ जाएगा। इतने इस एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। क्या, जैसे राम ने, हाँ राम ने खाना खाया, यही सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम ने खाना खाया। अब आप देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर खाया, खाया क्या है, यहां पर क्रिया है खाया, और क्या खाया। अब आप एकदम से कर्म का पता कैसे करते हैं, कर्म का, बिल्कुल कर्म का पता कैसे किया जाता है, कर्म का पता किया जाता है क्रिया के साथ क्या लगाकर या किसको लगा करके। तो आपने यहां पर क्या लगाया, तो क्या खाया, खाना खाया, तो जो उत्तर मिले वो कर्म है। परंतु आप यहां पर देखो, खाना खाया, इन दोनों का ही निर्माण, इस क्रिया का भी और इस कर्म का भी निर्माण खा नामक धातु से हो रहा है। किससे, खा धातु से, किससे हो रहा है,
खा धातु से हो रहा है, खा धातु से हो रहा है, खा धातु से हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और बढ़िया वाला आया है अगले पेपर पे, इसको ये समझना है आपको कि खाना खाया, तो कर्म और क्रिया दोनों का निर्माण एक ही धातु से हो रहा है जो है खा नामक धातु। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और आया, एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में और आया और बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिख लेते हैं कि पर्वतारोही ने पर्वत पर चढ़ाई चढ़ी, पर्वतारोही ने पर्वत पर चढ़ाई चढ़ी। तो पर्वतारोही ने पर्वत पर चढ़ाई चढ़ी, तो आप देखो चढ़ना ये क्या है, ये यहां पर आपकी क्रिया है चढ़ना। और क्या चढ़ा, तो चढ़ाई चढ़ी है ना, हाइट क्यों, चढ़ाई मतलब हाइट उसने चढ़ी, तो कर्म क्या हुआ यहां पर, ये चढ़ना, ये चढ़ाई हुआ। तो आप यहां पर देखो क्रिया और कर्म दोनों के दोनों, क्रिया और कर्म दोनों के दोनों एक ही धातु से बन रहे हैं। और कौन सी धातु है, चढ़ धातु। कौन सी है मेरे भाई, चढ़ धातु से इनका निर्माण हो रहा है। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है बात कि राम ने खाना खाया, पर्वतारोही ने पर्वत पर चढ़ाई चढ़ी, इस टाइप का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें मजा आएगा आपको देख करके। तीसरा एग्जाम्पल है जैसे राम ने लंका में लड़ाई लड़ी। क्या है बाबू, लड़ाई लड़ी है ना, लड़ाई है ना, लड़ाई। तो लड़ाई लड़ी, तो आप देखो यहां पर क्या है कि लड़ना ये क्या है, क्रिया है। और क्या लड़ा, तो लड़ाई लड़ी भाई, और क्या लड़ा, तो जो क्या का उत्तर आ जाता है वह कर्म आ जाता है। तो आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हो कि लड़ाई और लड़ी, इनमें जो आपकी धातु है वो लड़ धातु है। लड़ धातु से इसका निर्माण हो रहा है, हाँ बिल्कुल मेरे भाई, हाँ। खेल खेला, इस तरह से तमाम एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात इसमें आएगी नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, अनेकों लड़ाइयां लड़ी, गाना गाया, बिल्कुल गाना गाया, बहुत भाई। जैसे और एग्जाम्पल, तमाम एग्जाम्पल इसमें लिए जा सकते हैं। जैसे यमुना मान लिया किसी लड़की का नाम है, गाना गाया, तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख सकते हो कि गाना ये क्या है, ये आपकी यहां पर है क्रिया, ये है आपकी यहां पर क्रिया। और क्या गाया, तो गाना गाया, ये कर्म है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो गा और गा, तो ये क्या है, ये आपका स्पष्ट रूप से पता लगा कि भाई ये तो धातु है, गा धातु से बन रही है। जैसे एक एग्जाम्पल जो है वो आपको और देखना चाहिए कि राम बहुत सी बोलियां बोलता है। राम बहुत सी बोलियां बोलता है। तो आप यहां पर देखने का प्रयास करो, बोलना क्रिया, ये क्रिया हो गया। और क्या बोलता है, तो बोलियां बोलता है, तो कर्म आ गया। तो आप देखो यहां पर इन दोनों का निर्माण किससे हो रहा है, बोल नामक धातु से हो रहा है। किससे, बोल नामक धातु, बोल धातु से निर्माण हो रहा है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं। मुझे थम्स अप करके बताओ कि आपको जो सजातीय है क्रिया वो समझ में आ गई कि नहीं आ गई। खेल खेला, बिल्कुल, तो खेल धातु से हुआ, बिल्कुल। हाँ, भावना नहीं बेटे, डाउट थोड़ी पढ़ रहा हूं, मेरे पास रैंडम सैकड़ों हजारों कमेंट्स आते हैं। हाँ, लिखाई लिखना, बिल्कुल, ऐसे तमाम एग्जाम्पल हो जाएंगे। बताओ समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं, ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, चलिए मजा आ गया। तो मैं इसमें ये कह रहा था कि इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। आज 1000 बच्चे कम हैं क्लास में, 1000 बच्चा कम है, और इसका बहुत दुख है मुझे कि बच्चा कम हो रहा है। और जो बच्चा कम होगा तो वो अपना ही नुकसान करेगा, ठीक है। अगर कोई बहुत रैंडम अर्जेंसी हो तो कुछ बच्चों को अर्जेंसी आ सकती है, तो वो बाद में देख सकते हैं, बट क्लास में डेली आपको उपस्थित होना। अगर 37/37 वादा करता हूं आ जाएंगे,
ठीक है, बस जो मैं बताता जा रहा हूं उसको पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ। कोई भी अच्छी किताब ले लो, RWA की भी किताब आती है, या अदर भी आपके पास कोई बुक है तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट लेटेस्ट एडिशन ले लो, जिस भी चीज का ले रहे हो, उसमें मैक्सिमम भरमार क्वेश्चन क्यों लगाओ, दबा करके प्रैक्टिस करो। फिर मैं प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा, फिर तुम देखना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, हालत खराब हो जाएगी, ऐसे ऐसे लेके आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर रख लेते हैं, और कल फिर हम बाकी जो क्रियाएं हमारी बची हुई हैं उनको करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। अपना ध्यान रखिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और लगे रहिए, जीत जरूर होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, स्माइल प्लीज।